नमस्ते बच्चों, 10th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आयनिक गुणधर्मों की चर्चा करी थी। आज हम जो हैं धातु अधातुओं में यहाँ पर कुछ बिंदु हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं, यानी इनके बिंदु कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। तो इसके दो ही बिंदु अंतिम में यहाँ पर जो बचते हैं उनके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है जो टॉपिक है वह है धातुओं की प्राप्ति, यानी धातु को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और धातु की प्राप्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर बाद में है इसका नेक्स्ट संसारण क्या है, संसारण की चर्चा करने वाले हैं। तो धातु की प्राप्ति के बारे में हम अध्ययन करते हैं, यानी धातु को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्रकृति में जो है धातु जो है हमारे को मिल सकती हैं, तो इसके हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से धातु की प्राप्ति के बारे में अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि धातु को कहाँ से इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो धातु की प्राप्ति और संसारण ये दो टॉपिक हैं, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। धातु की प्राप्ति, तो धातु की प्राप्ति में कुछ बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। इसे अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी अयस्कों का समृद्धिकरण किस प्रकार से करते हैं और धातुओं को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गेन या अधात्री कहा जाता है, और ये खनिज से प्राप्त अयस्कों में धातु को प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें चित्र में आप देख रहे हैं जो है रेत दे रखे हैं, इसमें जो धातु हैं उसको हम एक प्रकार शुद्धिकरण करके हम उसका अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये है खनिजों का समृद्धिकरण, धातु की प्राप्ति वाला। तो इसके माध्यम से हम यहाँ पर जो है तो ये आयरन है, लोहे के टुकड़े हैं जो मिट्टी, रेत के कण आदि मिले हुए हैं, तो ये आयरन अयस्क कहलाते हैं इस प्रकार से। तो आयरन अयस्क जो हैं इसी का उपयोग खनिजों की प्राप्ति कर उनसे फिर अच्छी तरह से यहाँ पर धातु को प्राप्त करते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे से, तो इसमें यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यानी सक्रियता श्रेणी है, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाले जो यहाँ पर धातु हैं उसके हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण करके एक प्रकार से जो है धातु प्राप्त कर सकते हैं। ये धातु काफ़ी क्या होते हैं, अनभिक्रिय होती हैं। इन धातुओं को ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त हो जाती हैं, किनको सक्रियता श्रेणी में आने वाली। जैसे यहाँ पर हैं जो है मरकरी, यहाँ पर है पारा का, इसमें जो है सल्फाइड दे रखा है। ताप गर्म करके यहाँ पर जो है मरकरी HG ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं, फिर इसको ताप देकर एक प्रकार से यहाँ पर जो है मरकरी यानी जो है पारा को प्राप्त कर सकते हैं। अगले हम जो यहाँ पर बिंदु के बारे में बात करते हैं, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं। तो मध्य श्रेणी, तो प्रकृति में ये प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, यानी जो प्रकृति में ये एक प्रकार से धातु के रूप में रहेगी, सल्फाइड या कार्बोनेट के धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना एक प्रकार से क्या रहेगा, आसान होता है, और फिर धातु को प्राप्त कर सकते हैं। सक्रियता श्रेणी के माध्यम से धातु का निष्कर्षण, तो सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है। सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड का निर्माण करेगा और SO2 से क्रिया करके भर्जन उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो है अधिक गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो ऑक्साइड में ये परिवर्तित होता है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। तो कार्बोनेट अयस्क हैं यहाँ पर, जिंक कार्बोनेट हैं, ये एक अधिक वायु में
ताप पर गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड यानी वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा यहाँ पर। तो ये किस में परिवर्तित हो रहा है यहाँ पर, यह है जिंक ऑक्साइड। और इस प्रक्रिया को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, भर्जन स्थापन कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर CO2। तो सक्रियता श्रेणी में धातुओं का निष्कर्षण की हम चर्चा कर रहे थे। इसके बाद उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। तो अपचायक हैं उसको उपयोग कर धातु यहाँ पर उससे ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम समझते हैं जिंक ऑक्साइड दे रखा है ZnO। जिंक ऑक्साइड जो है ये अपचायक का उपयोग करके यहाँ पर जो है कार्बन जो है इससे अभिक्रिया करेगा और धातु ऑक्साइड से प्राप्त धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो धातु है ये कौन सी धातु है, जिंक का है। तो जिंक एक प्रकार से इससे अभिक्रिया करके यहाँ पर जो है ये सक्रियता श्रेणी में एक धातु का इसमें निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये ऑक्साइड से इसको प्राप्त कर लेते हैं। ये विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं और वो यौगिक का निर्माण वहाँ पर उसमें हो जाता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सक्रियता श्रेणी में इसको हम देखते हैं इन धातु विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का विलयन है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन हो जाता है। तो यहाँ पर यानी सोडियम है तो यहाँ पर कैथोड आयन ऋण आयन होता है और एक पॉजिटिव चार्ज यानी यहाँ पर होता है Cl पर। तो Cl पर यहाँ पर जो है क्लोराइड आयन, तो इसमें एनोड और कैथोड यहाँ पर विस्थापित होते हैं। तो प्लस हैं तो ये एक प्रकार एनोड की ओर यानी यहाँ पर धनायन ऋण आयन की ओर और धनायन जो इसमें ऋण आयन और धनायन की ओर गमन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है इसमें ये क्रिया होती है यहाँ पर। तो एनोड जो है 2 क्लोरीन आयन से यहाँ पर Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर NaCl है तो यहाँ पर ये प्राप्त किया जाता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं धातु का परिष्करण किस प्रकार से करते हैं। तो विभिन्न प्रक्रमों से धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। धातु के उपद्रव को घटाने के लिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कौन कौन से भर्जन, विस्थापन, निस्तापन है ना, विद्युत अपघटनीय आदि जो ये प्रक्रम होते हैं विद्युत अपघटनीय प्रयोग कर का यहाँ पर जो है धातु का परिष्करण कर सकते हैं। तो यहाँ पर धातु का परिष्करण करने के लिए अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन टैंक दे रखा है। अपद्रव्य एनोड पंख जिसको हम कहते हैं वही एनोड और कैथोड इसमें होते हैं। वो एनोड और कैथोड के माध्यम से इसमें कॉपर आयनों का यहाँ पर विस्थापन होगा और इसमें कॉपर धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो धातु का परिष्करण यहाँ पर हम करते हैं विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि के माध्यम से ये संपन्न होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं संसारण की। तो संसारण का अर्थ क्या होता है, वस्तु का खराब होना। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। तो सिल्वर सल्फाइड यहाँ पर जो है ये क्रिया करते हैं। कॉपर पर हरे रंग के परत चढ़ जाती हैं। ये पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर हैं धातु एक प्रकार से और इस पर एक जो है यहाँ पर परत इसमें लग जाती है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती हैं जिसे जंग कहते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी बरसात का समय है और आप देख सकते हैं बरसात में किस प्रकार लोहे। संसारण से सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, एसिड लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकते हैं। और इसमें से हम जो उपयोग में लेते हैं अपने घरों में अधिकतर हम पेंट करके या तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से एनोडीकरण की प्रक्रिया कहलाती है जिससे मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया भी जा सकता है। ये संसारण की। तो संसारण की सुरक्षा 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं एक प्रकार से। तो ये जो पीतल है तो इस पीतल में हम यहाँ पर इसमें देखते हैं किस प्रकार से जो ये इसका निर्माण कर सकते हैं। तो एक कॉपर और जिंक को मिलाकर हम इसका जो है उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर कैल्शियम का एक धातु की प्राप्ति के बारे में और संसारण के बारे में हमने यहाँ पर इसमें चर्चा करी है।
सब भैयाओं को वापस धन्यवाद। और ये अपना लेसन भी पूरा होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में दिए जाते हैं ताकि उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें। अगले लेसन में अगले वीडियो की हम बात करेंगे। सभी को वापस पुनः धन्यवाद।